हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज़ विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अब क्या हो रहा है, डिस्कशन चल रहा है पहेली और बूझों की क्लास में, क्योंकि ये सब लोग अभी अभी समर वेकेशंस मना के आ रहे हैं। कोई दादी के यहाँ गया था, कोई मौसी के यहाँ गया था, कोई मामी के यहाँ, कोई काकी के यहाँ, सब अपना अपना कहानी सुना रहे हैं। एक तो अपने गांव गया था, पहले ट्रेन से, फिर बस से, फिर बुलेट कार्ट से, और एक एरोप्लेन से गया था, और एक ने तो कई दिन हॉलीडेज मनाए, फिशिंग ट्रिप करी अपने अंकल की बोट में। इतने में टीचर ने बोला सबसे कि जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल है उसको पढ़ो। उस आर्टिकल के अंदर बताया गया था कि एक स्मॉल पहिए वाला, छोटे छोटे पहिए वाला स्मॉल व्हीकल बनाया गया है जो कि मार्स की मिट्टी पे चलेगा। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और इन व्हीकल्स को स्पेस क्राफ्ट की मदद से हम मार्स पे ले जाएंगे। मार्स तो एक दूसरा प्लेनेट है ना। इसी बीच में पहेली ने एक स्टोरी रीड करी एंशिएंट इंडिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और वो जानना चाहती थी कि उस टाइम पर लोग कैसे ट्रैवल करते थे। तो हम भी स्टोरी देखेंगे कि पहले कैसे लोग ट्रैवल करते थे। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले के टाइम पे जो आज हम देखते हैं उस प्रकार बाइक, कार ये नहीं होती थी। लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करते थे, पैदल चलते थे और अपने सामान को अपनी पीठ पे रखते थे। इस तरह से ट्रांसपोर्ट करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने एनिमल्स को यूज़ करना स्टार्ट करा। धीरे धीरे चीज़ें उन्हें समझ में आने लगी, एनिमल्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन करने लग गए। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। तो अगर उनको पानी से करना होता था ट्रांसपोर्ट, तो वो क्या यूज़ करते थे उस टाइम पे, बोट्स वगैरह का यूज़ करते थे। पुराने टाइम पे भी बोट्स होती थी। टू बिगिन विथ, बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। लेकिन आजकल जैसी आपको बोट्स दिखती हैं इंजन वाली वगैरह, वैसी नहीं होती थी। बस मात्र डंडियाँ होती थी लकड़ी की, जिनको एक साथ बांध दिया जाता था और वो बोट की तरह काम करने लगती थी, तैरने लगती थी पानी के ऊपर। Later people learn to put together different pieces of wood and give shape to the boat. लेकिन आगे चल के लोगों ने अलग अलग तरीके से बोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट पीसेस ऑफ लकड़ी के टुकड़ों को एक शेप दिया और आज के टाइम के जैसी बोट बनाना स्टार्ट करा। अब देखो, ये जो भी चीज़ बनाते थे उसका जो शेप होता था वो होता था एनिमल से रिलेटेड। हमने चैप्टर 8 और 9 में पढ़ा था स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में। ये स्ट्रीमलाइन शेप क्या था, तो स्ट्रीमलाइन शेप वही था जो एक मछली का होता है, ठीक है। इसलिए मछली आराम से पानी में तैर पाती है। तो जो भी चीज़ें स्ट्रीमलाइन शेप की होंगी वो क्या कर पाएंगी, इजीली वाटर में तैर पाएंगी। इसी वजह से क्या किया जाता था कि जो भी चीज़ को आपको पानी में यूज़ करना है, जैसे बोट, ऐसी प्रकार की बोट होती है ना, तो इसको भी हम स्ट्रीमलाइन बनाते थे। ये हमारी बोट है और ये इस तरह से ही चलेगी, इधर या इधर, और मछली भी इसी प्रकार से इसी तरह से जाती है, तो इसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट्स इजीली वाटर में ट्रेवल कर पाते हैं। ये हमने चैप्टर 8-9 में पढ़ा है, याद नहीं है तो दोबारा से चैप्टर्स देख लेना। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद इन्वेंशन किया जाता है, मतलब कि बनाया जाता है व्हील को। व्हील का आविष्कार हो गया। अब व्हील के आविष्कार होने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया ट्रांसपोर्ट में। अब और इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर पा रहे थे चीज़ों को। एनिमल्स को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, ये व्हील्स लगा के, इसको हम बुलक कार्ट कहते हैं। Until the beginning of the 19th century, people still depend on animals, boats and ships to transport them from place to place. 19th सेंचुरी तक भी लोग बाग अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स, बोट्स या शिप पे डिपेंड रहते थे।
द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द, ये है हमारा अपना स्टीम इंजन, तो इसके इन्वेंशन से क्या हो गया, एक नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया, रेल रोड्स में बन गई, ठीक है, स्टीम इंजन के लिए, ड्राइवर कैरियजेस एंड वैगॉन्स लेटर के ऑटोमोबाइल्स सच एस मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। अब आगे चल के मोटराइज बोट्स भी आने लगे, मतलब बोट्स पहले नॉर्मल हुआ करती थी, अब उनके अंदर मोटर लगा दी गई, उनकी स्पीड बढ़ गई, है ना, तो ये नए नए आविष्कार होते रहे। 1900 में आते आते मतलब जब 1900 आया तो नया आविष्कार हुआ किस चीज़ का, एरोप्लेन में भी डेवलपमेंट होने लग गए। लेटर ये टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट होने लगी, फिर एरोप्लेन्स क्या करने लगे, पैसेंजर और गुड्स मतलब इंसान और सामान को बिठाकर भी ले जाने लग गए। 20th सेंचुरी में क्या नई चीज़ें आई, सुपरसोनिक एयरप्लेन्स, मोनोरेल्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन। पहले कैसी ट्रेन हुआ करती थी, पहले स्टीम इंजन वाली होती थी, अब इलेक्ट्रिक रेल आ गई, है ना। तो इस तरह की चीज़ें 20th सेंचुरी में देखी। अब फिगर 10.1 में आपसे कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, देखो ये डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इन्हें आपको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। किस ऑर्डर में, सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट चलता था आपको उसको लगाना है, और फिर ये बताना है कि वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसे कोई यूज़ करता नहीं है। तो सबसे पहले तो बैलगाड़ी आएगा इनमें से, इसके बाद क्या आया, इसके बाद क्या आया, ये आप करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सा है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, ठीक है। अब ये देखना है हमें कि हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो कितना लंबा चल के आए हैं या कितना दूर उन्हें जाना है, ये मेजरमेंट कैसे होगा। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक और all the way to your school or whether you will need to take a bus or rickshaw to reach your school। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप अपने घर से अपने स्कूल को पैदल जा पाओगे या फिर आपको अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए किसी साइकिल या फिर बस का यूज़ करना पड़ेगा। ये कैसे पता पड़ेगा, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, है ना, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, हाउ विल यू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चन। हमें कोई भी चीज़ खरीदनी होती तो हम मार्केट जाते हैं, लेकिन हमें मार्केट से ऑटो में जाना है, साइकिल से जाना है, पैदल जाना है, कितनी देर लगेगी, इस सब के आंसर हमें कैसे मिलेंगे। It is often important to know how far a place is or so that we can have an idea how we are going to reach that place। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें पता चले कि जो मार्केट है या जहाँ भी हम घूमने जा रहे हैं वो प्लेस कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पे है, और उस डिस्टेंस के हिसाब से हमें ये पता चल जाता है कि हम कितनी देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और पहुँचने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हम पैदल जाएंगे या बस से जाएंगे या ट्रेन से या शिप से या एरोप्लेन से या फिर स्पेसक्राफ्ट से, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई चांद पे जा रहा है तो वहाँ पर वो साइकिल लेके तो जाएगा नहीं, स्पेसक्राफ्ट में बैठ के जाएंगे। बोट पे आपको अगर मान लो कहीं पानी में जाना है, पानी से होते हुए जाना है, वाटर पे वाटरवेज का यूज़ करना है आपको, तो आप साइकिल से नहीं जाओगे, बस से नहीं जाओगे, क्योंकि पानी पे तो बोट या शिप चलती है। तो ये भी देखेंगे हम। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है। In Paheli and Bujo's classroom, there are large desks which are to be shared by 2 students। एक तो है पहेली, एक है बूझो, ठीक है। इनके क्लास में क्या है, डेस्क है, ठीक है, जिस पे बच्चे बुक्स रखते हैं अपनी, और वो डेस्क पे 2 बच्चे यूज़ करते हैं उस डेस्क को। तो अब हमें उसकी चौड़ाई या लंबाई पता होगी तभी तो हमें उसे इक्वल बांट पाएंगे, है ना। पहेली एंड बूझो शेयर 1 डेस्क, और पहेली बूझो एक साथ ही वो बैठते हैं और एक डेस्क को शेयर करते हैं। फ्रीक्वेंटली
एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क। और उनकी लड़ाई किस बात पे होती है कि अगर मान लो इतनी डेस्क है और वो दोनों ही यूज कर रहे हैं, ये रही पहेली, ये रहा बूझो, तो दोनों में लड़ाई होती है कि कौन सा ज़्यादा डेस्क यूज़ कर रहा है। फिर वो लोग लाइन खींच देते हैं। ऐसा कभी ना कभी आपने भी स्कूल टाइमिंग में किया होगा, जब आपकी आपके दोस्त से लड़ाई हो जाती होगी। On the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, and draw a line to separate the two halves of the desk. अब उनकी इस बात को सुनते हुए टीचर क्या बोलती है कि तुम लोग क्या करो, आधा आधा बांट लो, ठीक है। सेंटर से एक लाइन खींचो, ये आपकी डेस्क है, और यहाँ सेंटर से लाइन खींचो तो आपकी जो डेस्क है हाफ पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। लोग मेजर कैसे करें, कैसे नापें कि ये इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो पूजो और पहेली ना गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक रखते हैं। आजकल के बच्चे तो कम खेलते हैं, लेकिन बूझो पहेली को बड़ा मजा आता है। तो बूझो एक गिल्ली डंडा का सेट लाया होता है। Here is how they try to measure the length of the desk using the डंडा एंड गिल्ली। फिगर 10.2 में देखो, ये देखो गिल्ली और डंडा इस प्रकार से इन्हें रखा और मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। The desk seem to be having a length equal to 2 डंडा's length and 2 lengths of the गिल्ली। ये जो लेंथ है डेस्क की कितनी लंबी है कि इसमें 2 तो डंडे आ जाएंगे और 2 ही गिल्ली आ जाएंगी, इतनी है लगभग। Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with the half of the desk equal to the डंडा and a गिल्ली in length। अब क्या होता है कि दोनों ही बड़े खुश होते हैं कि इसकी पोर्शन में भी एक डंडा है, एक गिल्ली है, और यहाँ पर भी एक गिल्ली का है और एक डंडा है। दोनों खुश हैं कि हमें बराबर बराबर की डेस्क मिल गई। लेकिन अब क्या होता है, कुछ दिन बाद मार्क्ड लाइन्स गेट वाइप्ड आउट। ये जो लाइन खींची थी ना चौक से, ये मिट जाती है। अब कैसे पता चलेगा कि किसका हिस्सा कितना है। और बूझो का जो सेट था गिल्ली डंडे का, वो भी खो जाता है। Here is how the length of the desk seems to measure using गिल्ली एंड डंडा। अब देखो दोबारा से एक और गिल्ली डंडा लिया है और उससे अब हम मेजर कर रहे हैं डेस्क को, जैसे फिगर 10.3 में आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ जो पहले गिल्ली डंडा का सेट था, ये दूसरा गिल्ली डंडा का सेट है, ठीक है, क्योंकि पहले वाला तो बूझो ने खो दिया है। अब हम दूसरे वाले से दोबारा से नाप रहे हैं। हेलो, नाउ when measured with the new set of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda length, 1 gilli length with a small length still left out। लेकिन अब जब क्या किया है, नापा है, तो इसका लेंथ कितना आ रहा है कि 2 तो डंडे लग जाएंगे और एक गिल्ली लग जाएगी और थोड़ी सी जगह बचेगी। मतलब देखो एक डंडा ये रहा, एक डंडे की जगह ये है, एक ये गिल्ली लग रही है, लेकिन यहाँ हल्की सी जगह बच रही है। और यहाँ क्या था, यहाँ 2 तो डंडे आ रहे थे और 2 ही गिल्ली आ रही थी। लेकिन यहाँ दूसरे वाले फिगर में कुछ डिफरेंट हो गया, थोड़ी सी जगह बच जा रही है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है दूसरी गिल्ली के लिए। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, है ना। एक पूरी गिल्ली अब यहाँ नहीं आ पा रही है, थोड़ी सी जगह कम है। लेकिन अब क्या, नाउ व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझू डू टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क। अब बताओ, अब पहेली बूझो क्या करेंगे कि वो मेजर कर पाए होल डेस्क लेंथ की। जो डेस्क है, मतलब डेस्क की जो लेंथ है, वो मेजर कैसे करेंगे पहेली बूझो। कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेजर द लेंथ, और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम। क्या अब वो क्रिकेट के विकेट और बेल्स को यूज कर सकते हैं इसी प्रकार से जैसे वो गिल्ली डंडा को कर रहे हैं, या फिर अब वही प्रॉब्लम आ जाएगी उनके साथ भी, क्रिकेट के विकेट्स के साथ भी जो डंडे और गिल्ली के साथ आ रही है। तो देखो सिमिलर प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। वो लोग क्या कर सकते हैं कि एक स्मॉल स्ट्रिंग ले लें, कोई रस्सी ले लें या तो, और उस पर 2 पॉइंट्स को मार्क कर लें। दिस विल
बी अ स्ट्रिंग लेंथ, और वो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन द स्ट्रिंग लेंथ। फिगर 10.4 में अभी आपको दिखाएंगे कैसे कर रहे हैं। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। लेकिन अगर मान लो कोई डिस्टेंस स्ट्रिंग से, रस्सी से छोटा होगा तो उसको कैसे मेजर करेंगे। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/4, 1/8 एंड 1/8। अगर मान लो स्ट्रिंग इतनी लंबी है, मतलब ये डेस्क है ना, तो इसकी इतनी लंबी है, लेकिन हमें मान लो इससे छोटा एरिया, आधी ही डेस्क को मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे। कैसे फोल्ड करेंगे, ये इतनी लंबी है और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको 1/2 मार्क कर लेंगे। अगर हमें इसका और आधा करना है तो हम इतना 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 फोल्ड कर लेंगे और 1/4 मार्क कर देंगे, और मोड़ना है तो 1/8 कर लेंगे। इस प्रकार से करेंगे। देखो ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है रस्सी से कैसे नाप रहा है, ऐसे नापना था। ठीक है, आगे देखो। Now perhaps Paheli and Bhujo can measure the exact length of the desk using the string. You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. देखो ये लोग रस्सी से तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्केल को भी यूज कर सकते हैं, है ना, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रिंग के पास स्केल को रख लो और मेजर कर लो कितना है कि नहीं। Bujo has been reading about way people used to measure distances before such standard scales were made, and he has been trying to follow different methods of measuring distances. बूजो वैसे तो ज़्यादा पढ़ता नहीं है, पहेली ज़्यादा पढ़ती है, लेकिन आज वो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है बूजो, वो ये देख रहा है कि जब मेजरिंग स्केल नहीं बना था, आज के ज़माने वाला स्केल नहीं बना था, तो लोग बाग कैसे डिस्टेंस को नापा करते थे, और अलग अलग तरीके से वो भी उन मेथड्स को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस एंड नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस। अपनी लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ आती है जहाँ पर हमें नापना पड़ता है कि लंबाई चौड़ाई क्या है। द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ्स टू नो इफ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। और जो टेलर होता है वो तो दिन में 100 बार इस काम को करता है, क्योंकि उसका तो काम ही ये है, वो कपड़े को नापता है, आपका नाप लेता है और इस हिसाब से कपड़ा देखता है कि आपके साइज़ के हिसाब से ये कपड़े है कि नहीं, उतना कपड़ा है कि नहीं, इसमें आपको कुर्ता सिल जाएगा, स्कर्ट सिल जाएगी कि नहीं सिलेगी, ये देखता है। कारपेंटर भी देखता है, उसको अगर कबर्ड बनानी है, गेट बनाना है, तो हाइट वेट ये सब चीज़ें देखता है कि इतनी लकड़ी में, इतनी लंबाई में, इतना ऊंचा गेट, इतनी चौड़ी खिड़की बनेगी कि नहीं, तो कारपेंटर भी करता है। फार्मर भी लेंथ और ब्रेड्थ को देखता है अपनी ज़मीन की कि हमारा एरिया कितना है और हम यहाँ पर कितना अनाज उगा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, कितना पानी लगना पड़ेगा, इतने एरिया में कितनी खपत होगी, ये सब चीज़ें। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, और मान लो हमसे ही कोई पूछ ले कि हम कितने लंबे हैं और हमें अपनी लंबाई बतानी पड़े, ठीक है, अपने सिर से लेके अपने पैर तक को हमें नापना हो, या कोई हमसे बोले कि ये रूम कितना लंबा है, या फिर कोई बोले कि डेस्क कितनी चौड़ी है, या फिर दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी है, या फिर चांद और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, इस तरह कोई क्वेश्चन पूछे, है ना, तो हमें एक ही चीज़ करनी है। ऑल दीज क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन। क्या कॉमन है, इन सब के अंदर डिस्टेंस की बात करी जा रही है दो प्लेसेस के बीच की। The two places may be close enough like the two ends of table, or they may be apart like जम्मू एंड कन्याकुमारी। देखो इन दोनों ही, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस थे ना ऊपर, जो हमसे कोई भी पूछ सकता है, चाहे हमारी हाइट ही पूछ ले, तो इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। हमारी हाइट भी कोई पूछता है तो 2 पॉइंट आते हैं। 2 पॉइंट क्या है, एक तो हमारा सर, एक हमारा पैर का नीचे का हिस्सा, यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक हम हाइट नाप रहे हैं, या फिर कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर, तो ये भी नीचे से ऊपर का हो गया, मतलब 2 पॉइंट्स दोनों में है। लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ। चलो ये सब तो हमने और जानकारी ले ली कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन असल में अगर हमें मेजर करना पड़े या डिस्टेंस निकालना पड़े या लेंथ निकालना पड़े तो क्या करना चाहिए वो देखते हैं। 10.3 सम मेजरमेंट्स, इसे सीखने के लिए एक्टिविटी 1 करते हैं। वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1।
Using your foot as unit of length, measure the length and breadth of the classroom. हमें अपने पैरों की मदद से इस जो भी क्लासरूम है आपका उसकी लंबाई चौड़ाई नापती है। अभी आप अपने घर की लंबाई चौड़ाई नाप के देख लेना, एक एक करके सब करो। It is possible that while measuring these you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot। और जब आप इस तरह से अपने घर की लंबाई चौड़ाई करोगे ना पूरी, तो एक टाइम पे ऐसा हिस्सा भी आ सकता है जो थोड़ा सा बच जाए। क्यों? क्योंकि उतना आपका पैर उससे बड़ा बैठेगा तो आपको पूरा पैर नहीं आ पाएगा, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा बच जाएगा। यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। अब आप क्या करोगे कि अपने जैसे आपने अभी पैर से नापा है ना, वैसे ही आप स्ट्रिंग की मदद से नापो। और क्या करोगे, स्ट्रिंग की मदद से वो हिस्सा भी नाप लो जो आपका पैर पहले नहीं कर पाया था। अब हमें फिर मेजर करना है लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम। यहाँ पे स्टूडेंट के नेम लिखो, फिर उसने कितना नापा और उसका विड्थ। ठीक है, जब आप ये करोगे ना तो आप पाओगे कि किसी के 10 कदमों में हो गया, किसी के 20 में, किसी के 50 में। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो पूरा टोटल रूम किसी ने मान लो 10 कदम चले और उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा बचेगा। किसी के पैर मान लो ज़्यादा बड़े होंगे तो उसने 8 ही कदम चले होंगे, है ना। और किसी के मान लो ज़्यादा छोटे होंगे तो उसके ज़्यादा स्टेप आगे होंगे। तो इस तरीके से करोगे तो थोड़ी थोड़ी लेंथ और विड्थ में अंतर आ जाएगा। एक्टिविटी 2 देखो, वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज हैंड स्पैन एज ए यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और डेस्क इन क्लासरूम। अभी हमने पैरों से नापा था, अब हम हाथों की, अपने पंजों की मदद से नापेंगे। तो जैसा आपको फिगर में दिख रहा है ना, इसी की मदद से आपको ये नापना है। सब बच्चों को करना है ये। Here too you may find that you need a string length equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement। अब देखो जैसे पैर में कुछ हिस्सा बच रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ हो सकता है कि हिस्सा बच जाए, क्योंकि वो इतनी आपके हाथ की इस चौड़ाई से कम होगा। तो मान लो जैसे ये थोड़ा सा हिस्सा बच जाएगा तो उसे आप रस्सी की मदद से नाप लोगे और सारे ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो और 10.2 में लिख दो। Who measured the width of the table? Number of handspan। जैसे मान लो कोई लड़का है श्याम, ठीक है, श्याम नाम का कोई लड़का है, उसने नापे, उसके 5 हाथ में आया, क्योंकि उसके छोटे छोटे हाथ थे, 5 हाथ आए। अब मान लो कोई कृष्ण है और उसके हाथ अगर बड़े हैं तो उसके तो 4 हाथ में आ जाएगा, है ना, उसके कम हाथ लगेंगे। तो आप ये देखोगे नंबर ऑफ हैंड स्पैन किसी के ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, है ना, सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि किसी का हाथ मोटा, पतला, छोटा, बड़ा अलग अलग होता है। We see that measurement means the comparison of unknown quantity with some known quantity। तो हम ये देख रहे हैं कि मेजरमेंट क्या है, एक तरह का कंपैरिजन है एक ऐसी क्वांटिटी का जिसके बारे में हमें नहीं पता है, और उसका कंपैरिजन हम करते हैं उस क्वांटिटी से जिसके बारे में हमें पता है। और दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। और जिस क्वांटिटी के बारे में हमें पता रहता है वो होती है यूनिट। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। जो भी रिजल्ट हमने देखा मेजरमेंट करके, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है उसे हम 2 पार्ट्स में बताते हैं। 1 पार्ट इज नंबर एंड द अदर पार्ट इज द यूनिट। ठीक है, जैसे कि आप डिस्टेंस बोलोगे कि मेरे घर से मेरे स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, तो 2 पार्ट हो गए। 2 क्या है, एक नंबर है, और किलोमीटर क्या है, यूनिट हो गए। तो इस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है। 2 हिस्से होते हैं, एक तो नंबर होता है और दूसरा हिस्से में यूनिट बताई जाती है। द अदर पार्ट इज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ of your foot and 12 is the number of the foot length, the unit selected for the measurement। अब जैसे 12, जब हमने ये एक्टिविटी 1 में लेंथ नापा पैर की मदद से, तो 12 लेंथ आई थी हमारे पैर की, मतलब पैर उस टाइम पे हमारा यूनिट है और नंबर क्या है, 12 है, और यूनिट क्या है, फुट लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, हमेशा 2 नंबर होते हैं।
Now study all the measurement recorded in table 10.1 and 10.2. Are all the measurement of the room using everybody's foot equal? अब देखो 10.1 टेबल में हमने पैर की मदद से नापा था, ठीक है, और 10.2 में हमने हाथ के पंजे की मदद से नापा था। तो ये बताओ कि जो हमने पैरों से नापा था क्या वो इक्वल था? नहीं था। सबके पैर छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो हमने हाथों की मदद से नापा था वो भी इक्वल नहीं था, सबके हाथों का साइज भी अलग अलग होता है। Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friends may not be same. रिजल्ट क्यों डिफरेंट आएगा? क्योंकि जो आपका हाथ है और आपके फ्रेंड का हाथ है वो डिफरेंट होता है। सिमिलरली पैर का भी यही होता है। Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length of foot as unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or foot. इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति को ये बोलो या किसी अपने फ्रेंड को ये बोलोगे कि इस टेबल का साइज मेरे 5 बार हाथ करके नापूंगा उतना होगा, तो वो नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअल में कितनी बड़ी है वो टेबल। क्यों? क्योंकि उसको आपके हाथ का साइज नहीं पता है। तो जब तक उसको आपके हाथ का साइज नहीं पता होगा तो वो बता भी नहीं पाएगा। We see therefore that some standard units of measurement are needed that do not change from person to person. और देखो इस तरह की समस्या होगी तो बहुत ही बड़ी समस्या आ जाएगी, है कि नहीं है? इसीलिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कह सके, जहाँ पर पर्सन से पर्सन कोई चेंज ना आए यूनिट में। अगर मेरे लिए कोई चीज़ 10 किलोमीटर की दूरी पर है तो सामने वाले के लिए भी वो चीज़ 10 किलोमीटर की दूरी पे होनी चाहिए। जबकि अगर उस जगह को हम 10 किलोमीटर की दूरी वाली जगह को पैर से नापेंगे तो किसी के लिए ज़्यादा हो सकती है, किसी के लिए कम, क्योंकि सबके पैर का साइज कम है। इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स को बनाया गया था। In ancient time, length of foot and width of finger and distance of steps were commonly used as different units of measurement. तो पहले के टाइम पे लोग ऐसा करते थे कि उंगलियों की मदद से, पैरों की मदद से नापते थे। People of Indus Valley civilization must have used very good measurements of length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical constructions. आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो हमें ये पता चलता है कि इतने पुराने टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के लोगों को ये पता था कि कैसे नापते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबूत मिले हैं ना खुदाई करने के बाद, जो एक्सकेवेशन करने के बाद चीज़ें मिली हैं कंस्ट्रक्शन वाली, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की, वो एकदम परफेक्ट है। यानी लोगों को नापना आता था, मेजरमेंट करना आता था। A cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as unit of length in other parts of the world. एक क्यूबिट क्या होता है? आपकी एल्बो से लेके आपकी उंगलियों तक की जो लंबाई है उसे क्यूबिट होता है ना की तरह नापते हैं, और इसे इजिप्ट में यूज़ किया जाता था और पुराने टाइम पे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में यूज़ करते थे। पैर को भी करते थे बहुत सारे लोग, है ना। और जो भी लेंथ ऑफ फुट होती है वो थोड़ा तो डिफरेंट होती ही है लोगों की, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। कई जगह पर जो कपड़ा होता था ना, कपड़ा, उसको लोग कैसे उसका मेजरमेंट करते थे कि पूरे हाथ को खींच लेते थे, अपने आउटस्ट्रेच करते थे अपनी आर्म्स को, और फिर ये देखते थे कि आर्म से लेके जो आपकी चिन है थोड़ी उस तक का जो दूरी है उससे कपड़े को नापते थे। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स, और जो स्टेप्स होते हैं ना, कौन कितने स्टेप्स ले रहा है, कैसी चाल चल रहा है, उस हिसाब से रोमन के लोग जो होते थे वो मेजरमेंट करते थे। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन अंगुल और मुट्ठी, और हमारे जो इंडिया है हमारे घर में अभी भी कभी कभी बोलते हैं 1 अंगुल 2 अंगुल, मतलब उंगलियों की मदद से गिनते थे। और मुट्ठी, जैसे 1 मुट्ठी चावल दे दिया, 2 मुट्ठी चावल दे दिया, तो इस तरीके से भी ये लोग नाप तोल करते थे। लेकिन अब देखो, आप खुद ही सोचो, मुट्ठी भी में तो कितना अंतर होता है। आपकी मुट्ठी में कितना कम आएगा, आपके पापा की में ज़्यादा आएगा।
छोटे बड़े का फर्क होता है ना। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर forearm as a unit of length for garlands in many towns of India। और आज भी जो ये फूल बेचने वाले होते हैं ये अपने फोर आर्म को एज ए यूनिट मानते हैं माला बेचने के लिए, उस हिसाब से ये लोग माला बनाते हैं। Many such body parts continue to be used as unit of length इन इंडिया, है ना, क्योंकि कन्वीनियंट होती है, अभी भी यूज़ होती है, मेरे घर में भी होती है। कभी कभार कुछ कपड़ा ऐसे करके गिन लिया जाता है उंगलियां रख के कि 1 अंगुल है कि 2 अंगुल है, ऐसे करके कर लिया जाता है। हाउएवर एवरीबॉडीज बॉडी पार्ट कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइज। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं रहता है क्योंकि सबके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं और इसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, कन्फ्यूजन आ सकता है मेजरमेंट में। तो इसी वजह से 1790 में फ्रेंच क्रिएटेड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम। ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 1790 में फ्रेंच ने एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया था जिसको मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। अब इसके अंदर क्या था, क्यों बनाया गया था, ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, जो भी नापे कोई इंसान वो बराबर हो सबके लिए, चाहे कहीं का भी हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में ले जाए वो सभी के लिए मेजरमेंट बराबर है। साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। और दुनिया के हर साइंटिस्ट ने उस जो इंस्ट्रक्शन दिए गए या सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए थे मेजरमेंट के उसको मान लिया और इसी सिस्टम ऑफ यूनिट को आगे चल के नाम दे दिया गया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम शॉर्ट में एसआई यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ कितनी होती है, मीटर, ठीक है। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ नापने की लंबाई, वो मीटर होती है। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6। ऑल्सो शोन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन अ ज्योमेट्री बॉक्स। अभी हम देखेंगे कि कैसा स्केल दिखाया जा रहा है और जो हमारे बॉक्स के अंदर ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। ईच मीटर को हम किस में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल डिवीजन में, जिसको सेंटीमीटर कहा जाता है। और हर एक सेंटीमीटर को 10 इक्वल डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है जिसको मिलीमीटर कहते हैं, जिसकी वजह से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। और अगर लार्ज डिस्टेंस यानी लंबी दूरी को अगर नापना हो तो ये कन्वीनियंट नहीं होगा, इसलिए बड़े बड़े जो लार्ज यूनिट्स होती हैं उनको हम नापते हैं किलोमीटर में। अगर आप अपने एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, वो तो बहुत लंबी दूरी हो गई ना, तो इसको अगर नापोगे तो किलोमीटर में नापा जाता है। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये तीसरी चीज़ हो गई और पहले अभी 2 पढ़ी थी। नाउ we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI unit। अभी तक हम जो भी हाथ पैरों से नाप रहे थे उस सबको अब हम स्केल से नाप सकते हैं और अब सबका बराबर आएगा और एकदम करेक्ट आएगा। ये देखो जो आपको लंबा सा स्केल दिखाई दे रहा है, ये जो स्केल है वो है मीटर स्केल, और ये जो छोटा सा स्केल दिखाई दे रहा है ये वो स्केल है जो हम स्कूल में बॉक्स में रखते हैं, अपने पेंसिल बॉक्स में। For measuring length, a tailor uses a tape, whereas a cloth merchant uses meter rod। तो देखो जब भी मेजरिंग की बात आती है लंबाई को, तो जो एक टेलर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, टेप का यूज़ करता है, और क्लॉथ मर्चेंट एक मीटर रॉड का यूज़ करता है। For measuring the length of an object, you must choose a suitable device। तो इसलिए हमें भी एक सूटेबल डिवाइस का यूज़ करना चाहिए। पर्टिकुलर चीज़ को, हर चीज़ को यूज़ करने के लिए एक अलग तरह की डिवाइस होती है। यू कैन नॉट मेजर द गिर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। ठीक है, आप अपने जो चेस्ट का साइज है उसको यूज़ करने के लिए मीटर स्केल का यूज़ नहीं कर सकते हो। हर चीज़ के लिए एक डिफरेंट चीज़ बनी होती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस, और इसके लिए मेजरिंग टेप ज़्यादा सुटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट सच एज लेंथ ऑफ योर पेंसिल। अगर हमें अपनी पेंसिल की लंबाई यूज़ करनी है तो हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल यूज़ कर सकते हैं, 15 सेंटीमीटर वाला।
इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। जब भी हमें किसी लेंथ की मेजरमेंट करनी होगी तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें हैं वो? प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। तो फिगर 10.7 में जैसे जैसे दिखाई दे रहा है ना, एकदम इस प्रकार से हमें लगाना है लाइन में, एकदम साइड से। In some scales the end may be broken, you may not be able to see zero mark clearly. In such cases you should avoid taking measurement from the zero mark of the scale. अगर आपको किसी मार्क में अगर स्केल में अगर वो टूट जाए, ज़ीरो ना दिखे, तो आपको फिर ज़ीरो से नहीं मेजरमेंट करना चाहिए। You can use any other full mark of the scale, say 1.0 सेंटीमीटर। तो ज़ीरो को हटा दो, अगर ज़ीरो नहीं दिखाई दे रहा, धुंधला है, 1 दिख रहा है तो 1 से करो, 2 दिख रहा है तो 2 से करो, लेकिन एकदम करेक्ट जगह से स्टार्ट करो। जैसे इस फिगर में इसने कहाँ से स्टार्ट करा है, देखो 1 से कर रहा है, क्योंकि 1 से इसको अच्छे से दिख रहा है। Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. अब देखो अगर हम 0 से करते तो हम डायरेक्ट गिन ही लेते कि कितना है, लेकिन अब हम 1 से कर रहे हैं तो जो आगे का है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। For example, in figure 10.8b, the reading at one end is 1 centimeter and the other end is 14.3 centimeter. अब देखो इस फिगर में देखो ये 1 से स्टार्ट कर रहा है और ख़त्म हो रहा है 14.3 सेंटीमीटर पे। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे निकालेंगे, 14.3 में से लास्ट में से स्टार्टिंग का 1.0 माइनस कर देंगे तो एक्चुअल लेंथ, असली लेंथ निकल के आ जाएगी, जो कि है 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है करेक्ट पोजीशन ऑफ द आईज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। हमें अपनी आंखों को एकदम डायरेक्टली सामने रखना चाहिए, किसके, जब उस पॉइंट के जहाँ पर हम मेजरमेंट को ले रहे हैं। ठीक है, देखो फिगर 10.9 में जो B है, पोजीशन B को देखो, वो करेक्ट पोजीशन है आँख की अपने। नोट दैट फ्रॉम द पोजीशन B द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पोजीशन A एंड C द रीडिंग में बी डिफरेंट। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पोजीशन B वाली पोजीशन एकदम करेक्ट है। तो B एकदम करेक्ट पोजीशन है, सीधे है। C और A ये गलत पोजीशन है क्योंकि ये टेढ़ी होके देख रहा है साइड से। B एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्टिविटी 3 को। एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पेन एंड देन बाय यूजिंग मीटर स्केल। ठीक है, जैसे पहले हम हाथों की मदद से यूज कर रहे थे ना, हाइट अपने किसी भी क्लासमेट को पकड़ो, उसकी लंबाई नापो हाथ की मदद से और फिर मीटर स्केल से करो। For this, ask your classmate to stand with his back against a wall. अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दोस्त को बोलो कि दीवार के सहारे सीधा खड़ा हो जाए। Make a mark on a wall exactly above his head. और जहां वो खड़ा हो रहा है उसके सिर के पास दीवार पे एक मार्क कर लो। देखो कहीं टीचर ना डांटे, ठीक है, ऐसी जगह मार्क करना। Now, measure the distance from the floor to this mark on the wall. With your hand span and then with a meter scale. अब आपको क्या करना है कि उस लड़के को बोलो हटने के लिए और उस मार्क से लेके नीचे तक आप एक बार अपने हाथ से नापो और एक बार मीटर स्केल से नापो, और सारे स्टूडेंट्स को कहो कि वो यही चीज़ करें, इसी तरीके से नापें। अब सबके ऑब्जर्वेशंस को आपको रिकॉर्ड करना है, ये देखना है कि हु मेजर द हाइट। मान लो किसी लड़के रवि की हाइट को मेजर किया जा रहा है, तो पहले ये देखो कि किसने करा, कृष्ण ने, श्याम ने, किरण ने, है ना, राधा ने, जिन जिन लोगों ने उसकी हाइट को नापा है अपने हाथ से, उसको फिर कितने हाइट इन स्पेन, मतलब किसी के 4 हाथ के लगे, किसी के 6 हाथ, किसी के 7 या किसी के और ज़्यादा हाथ लगे, उनको गिनती करो और सेंटीमीटर में कितनी हाइट आई वो देखो। Study carefully results obtained by different students. The result in column 2 may be different. तो ये जो रिजल्ट आने वाला है कॉलम 2 का, ये डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सबके हाथ के साइज अलग अलग होंगे।
At the results in column 3, where measurements are done using standard scale, the results may be close to each other now. और जो कॉलम 3 है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक जैसे ही होंगे. क्यों? क्योंकि मीटर स्केल का यूज़ किया है. बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल? If not, why do you think there is a difference? After all, everybody is using small scale and not different hand span. ये बताओ कि पूरी तरीके से कॉलम 3 के सेम नहीं आए हैं, आसपास के भी क्यों आए हैं? अब जब सब एक ही तरह का स्केल यूज कर रहे हैं तो सबके मेजरमेंट एकदम इक्वल आने चाहिए थे. क्यों नहीं आए? क्या बात हो सकती है? दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन. अब ये सब क्यों हो रहा होगा? ये जो थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है सबके सेंटीमीटर वाले में, जब आपने स्केल से किया, एक ही स्केल से कर रहे हो तब भी अंतर आ रहा है. क्यों? क्योंकि आप कुछ गलतियां कर रहे होगे. और ये सब आप कैसे पढ़ोगे? हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि इन मेजरमेंट में जो गलतियां आती हैं वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, कैसे आप एकदम सही मेजरमेंट कर सकते हो. ये आप बड़े होके पढ़ोगे. ठीक है, तो जब बड़े होगे तब पढ़ना. अब आगे जो अभी इस क्लास में पढ़ना है वो पढ़ते हैं. मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. अगर तो सीधी सीधी लाइन होती है तो उसको तो हम इजीली मेजर कर लेते हैं, लेकिन अब देखो ये कैसी मुड़ी हुई सी लाइन है, कर्व्ड है, तो इसको कैसे मेजर करेंगे, इसकी लंबाई को? We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. मीटर स्केल से तो डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते इस कर्व्ड लाइन को, क्योंकि ये तो मुड़ी हुई है, सीधी नहीं है. We can use a thread to measure the length of a curved line. इसलिए हम एक धागे की मदद से इस कर्व्ड लाइन को यूज करेंगे. कैसे? एक्टिविटी 4. यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन AB. AB एक कर्व्ड लाइन है और देखो हमने ये धागा लिया है और अब हम धागे की मदद से इसको मेजर करेंगे. Put a knot on the thread near one of its end. Place this knot on the point A. Now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using your fingers and thumb. Hold the thread at this point with one hand, using the other hand. Stretch a little more portion of the thread along the curved line. अब हमें क्या करना है? पॉइंट ए पर से थ्रेड को पकड़ना है और इस तरह से हाथों की मदद से ऐसे खींचते हुए कि बिल्कुल भी बीच में ज़्यादा धागा नहीं बचना चाहिए, इसको ऐसे कर्व्ड से लगाते हुए पॉइंट बी तक ले जाओ और फिर जितना भी धागा ए से बी तक आएगा उसको आप स्केल से नाप लेना. तो इसी प्रकार से जब हम रिपीट करेंगे इस तरह से नोट करते करते इस पूरी प्रोसेस को, जब एंड पॉइंट बी आ जाएगा तब हम मीटर स्केल से नाप लेंगे. मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क. जैसा कि मैंने आपको बताया, अब उस धागे को निकालो और उसको मीटर स्केल से नाप लो. जितना लंबा धागा होगा उतनी आपकी कर्व्ड लाइन रही होगी. सिंपल है. वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस एंड लेंथ करेक्टली. अभी तक हमने ये तो देखा है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना है, चाहे लेंथ का या ब्रेड्थ का, तो बहुत सावधानी करना पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़ा भी हमने हिला डुला दिया तो एरर आ जाती है. अभी हमने देखा था नई एक्टिविटी में, सेम मीटर स्केल से किया था बच्चों ने, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंतर आ गया था. वो अंतर क्यों आया था? क्योंकि किसी न किसी ने हिला दिया होगा स्केल को, इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली करना पड़ता है. मूविंग थिंग्स अराउंड अस. एक्टिविटी 5. अब करेंगे एक्टिविटी 5. थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचो जो तुमने अभी अभी देखे होगा ना रिसेंट में, और उनको लिस्ट करना है आपको टेबल 10.4 में. दीज में इंक्लूड कुछ भी हो सकता है, जैसे स्कूल बैग, मॉस्किटो, टेबल, या किसी इंसान को आपने चेयर पे बैठा हुआ देखा, या कोई इंसान मूव कर रहा है. कैसी भी लिस्ट बना सकते हो. बटरफ्लाई, डॉग, काऊ, आपके हाथ, या छोटा सा बच्चा, या आपने पानी में मछली को देखा हो, घर देखा हो, फैक्ट्री देखा हो, पत्थर वगैरह देखे हो, है ना, हॉर्स, बॉल, बैट, मूविंग ट्रेन, या आपने सिलाई मशीन देखी हो, या आपने घड़ी देखी हो, या फिर घड़ी में जो सुई चलती हैं, हैंड्स ऑफ क्लॉक देखे हो, मतलब कुछ भी देखा हो. इतनी बड़ी लिस्ट बना सकते हो, उतनी बड़ी लिस्ट बनाओ. विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट, ये आपको देखना है.
तो एक लिस्ट में हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहते हैं, मतलब मूव नहीं करते, और एक ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं, जो मोशन में होते हैं। हाउस रेस्ट पे होता है, टेबल रेस्ट पे होती है, क्लॉक रेस्ट पे होता है, चेयर रेस्ट पे होता है, लैपटॉप रेस्ट पे होता है, बर्ड मोशन में होती है, और जो सुई की घड़ियां हैं वो भी मोशन में होती हैं, एनिमल्स मोशन में होते हैं, हम खुद भी मोशन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई मोशन में। तो कुछ चीज़ें हमने देखा कि मोशन में होती हैं, कुछ चीज़ें रेस्ट में होती हैं, लेकिन हम ये डिसाइड कैसे करते हैं? You might have noticed that the bird is not at the same place after some time, while the table is at the same place. On this basis, you may have decided whether an object is at rest or in motion. अब हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो ये कि जब भी हम देखते हैं तो टेबल एक ही जगह पे रखी रहती है, खुद तो चल फिर के कहीं जाती नहीं है, इसका मतलब टेबल रेस्ट में है। और चिड़िया वो एक जगह पे नहीं रहती है, मोशन करती रहती है, मतलब इधर से उधर जाती है। तो बता दिया ना, वो अपनी जगह को चेंज करती रहती है, इट मीन्स चिड़िया मोशन में है। अब देखेंगे एक्टिविटी 6, सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड ants। ऐसी जगह देखो जहाँ पर आपको चींटियाँ मिले, और वहाँ पर वाइट एक शीट मतलब एक शीट बिछा दो ग्राउंड पे जो वाइट पेपर की हो, और उस पर चीनी डाल दो। अब क्या होगा? चींटियाँ आएंगी चीनी देख के, और तुम्हें पता पड़ जाएगा कि जो पेपर पे है वो चींटियाँ कैसे चल रही हैं। फॉर एनी वन ant ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विद अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट जस्ट हैज क्रॉल्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर। जैसे मान लो कोई चिड़िया शीट पे आई ना, तो वहीं पर मार्क बना दो। देखो इस प्रकार से, ठीक है। एंड यू विल फाइंड मेनी ants crawling on the sheet of paper. Try and make a small mark with the pencil its position when it just fall to the sheet. देखो जब मान लो ये चींटी यहाँ से घुसी, हमने ये मार्क बना दिया, अब धीरे धीरे हम देखेंगे ये चींटी यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो हमें पता चलेगा कि ये जो चींटी है ये किस प्रकार से मोशन कर रही है। और फिर हम क्या करेंगे? मार्किंग करते रहेंगे हर फ्यू सेकेंड्स में, और हमें पता पड़ जाएगा ये चींटी किस प्रकार से घूमती जा रही है। और आपको जो ये मार्क दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखेगा। बाद में हम क्या करेंगे? कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हमने मार्क करे हैं इनको हम कनेक्ट कर देंगे विथ एरो टू शो द डायरेक्शन इन विच आंट वॉज मूविंग, जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि ये चींटी कहाँ कहाँ मूव कर रही थी। इसमें आपको मज़ा भी बहुत आएगा करने में। ईच पॉइंट यू हैव मार्क शोज वेयर द आंट मूव टू इन इंटरवल ऑफ फ्यू सेकेंड। आपको फिर पता पड़ेगा कि ये चींटी कैसे कैसे घूमी थी। Motion seems to be some kind of change in the motion of an object with time, isn't it? तो motion क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज होना टाइम के साथ साथ। जैसे चींटी अपनी जगह को चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ। अभी थोड़ी देर पहले इस पॉइंट पे थी, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, इस प्रकार से इसे कहते हैं मोशन। इन एक्टिविटी 5, where did you place object like a clock, a sewing machine or an electric fan in your grouping of objects? आपने एक्टिविटी 5 में सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक फैन और जो घड़ी थी उसको किस प्लेस में रखा था? रेस्ट की में। आर दीज ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? क्या ये सारी चीज़ें एक से दूसरी जगह पे मूव करती हैं? नहीं करती। तो आपने कभी इनके पार्ट्स में कोई मोशन देखा है? हाँ, मोशन तो होता है। पंखे के जो ब्लेड्स हैं वो घूमते हैं, और घड़ी की सुइयां घूमती हैं। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और एनी ट्रेन? लेकिन क्या ये अपनी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं क्या? कि मान लो कोई घड़ी आपकी दीवार में है, उसकी सुई घूम रही है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, लेकिन क्या घड़ी आपकी दीवार को छोड़ के दूसरी दीवार पे चिपक जाती है क्या? नहीं। तो इस तरह के चेंजेस नहीं आ पाते हैं। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंस। तो इस तरह के जो डिफरेंस हैं कि घड़ी की सुइयों का घूमना मोशन है या नहीं है, इस तरह के डिफरेंस को समझने के लिए हम कुछ वो देखते हैं, टाइप्स देखते हैं मोशन के। तो ये देखिए यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मोशन। यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन परेड और फॉलिंग ऑफ अ स्टोन। देखो
चाहे कहीं से पत्थर गिर रहा हो या इस तरह से गाड़ियाँ चल रही हो या मार्च पास्ट हो रही हो, तो ये किस प्रकार का मोशन होता है। या फिर कोई स्प्रिंटर हो जो कि 100 मीटर की रेस में भाग रहा हो एक सीधे से ट्रैक पे। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम सराउंडिंग्स? क्या आप ऐसे सीधे सीधे और एग्जाम्पल्स बता सकते हो? तो ये जो मोशंस है ना, इनको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में हमने ये देखा है कि ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, सीधे सीधे लाइन में मोशन कर रहा है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधे सीधे लाइन में मोशन करे तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 7 देखो। टेक अ स्टोन, एक पत्थर लो, उसको क्या करो, थ्रेड से बांधो एंड व्रिल इट विथ योर हैंड्स, और अपने हाथों की मदद से उसे व्रिल कर लो। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। और फिर हम क्या देखेंगे, इस तरह के बचपन में खेल सबने खेले हैं, ऐसे पत्थर घुमाना धागे से बांध के। तो हम क्या देखेंगे कि स्टोन कैसे घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। जब हम अपने हाथ में धागा पकड़ते हैं एक साइड और उसी धागे में दूसरी तरफ पत्थर बांध के घुमाते हैं, तो जो दूरी होती है हाथ और पत्थर की वो तो सेम रहती है, लेकिन जिस तरीके से वो घूम रहा होता है वो सर्कुलर मोशन होता है, गोल गोल सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है। और सर्कुलर मोशन में क्या घूमता है, सबसे इजी एग्जांपल है हमारा फैन और इस तरह की चीजें भी। ठीक है, लेकिन सबसे कॉमन क्या है, फैन, जो सभी के घर में होता है और सबने देखा भी है। The motion of a point marked on a blade of an electric fan on the hands or the hands of a clock are example of circular motion। तो सुई के जो घड़ी की जो सुइयां होती हैं और जो पंखे के ब्लेड्स होते हैं, उनका जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन जो ये फैन है और क्लॉक है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो इनके ब्लेड्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। एंड उसी प्रकार से घड़ी की सुइयां भी रोटेट कर रही हैं। इफ वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन अ ब्लेड ऑफ अ फैन on the hands of the clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain same with the same as they rotate। अगर मान लो इस वाले पंखे पे कोई मैं मार्क बना दूं तो वो सेंटर से हमेशा एक समान रहेगा, चाहे ये पंखा इधर हो या इधर हो। In some cases में an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion। कई ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं कि एक ही जैसा मोशन करते हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, तो उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि क्या होगा, आप एक पत्थर लो, उसको बांध दो, किससे, धागे से, जैसे कि आपने एक्टिविटी 7 में किया था इस चैप्टर की ना। उस धागे को अपने हाथ से पकड़ो और स्टोन को लटका दो नीचे। अब जब आप स्टोन को नीचे लटकाओगे तो आपने कुछ घड़ियां देखी हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर शायद आपको याद आएगा। इस तरह की घड़ियां होती हैं, ये तो घड़ी हो गई। फिर इसके नीचे से एक इस तरह का पेंडुलम सा निकला हुआ होता है और ये पेंडुलम इधर जाता है, फिर इधर आता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर रुकता है, फिर इधर जाता है। तो इसको हम पेंडुलम कहते हैं। और ये जो पेंडुलम होता है ये एक फिक्स टाइम पे एक ही जैसा मोशन करता है। ठीक है। ये जो पेंडुलम होता है ना, ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम के बाद उसी मोशन में आ जाता है। वैसे ही अभी ये पेंडुलम इधर था, फिर थोड़ी देर बाद बीच में आएगा, फिर इधर जाएगा राइट में, फिर सेंटर में आएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, एक लिमिटेड टाइम के पीरियड में। तो इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अ ब्रांच ऑफ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, strings of a guitar or the membrane of drums being played are all the examples of periodic motion। अब पीरियोडिक मोशन के और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, सबसे इजी होगा झूला। झूले पे जब अपन बच्चे को उठाते हैं तो झूला पहले आगे जाता है फिर पीछे आता है, ऐसे ही तो होता है झूला, आगे आया फिर पीछे गया, तो इसी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, गिटार की मेम्ब्रेन, तबला
ये सब एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। Bujo is not sure why we say that the distance of the stone from your hand is same when we whirl it around. Can you help him understand this? Remember that the stone is held with a string. देखो ये कोई लड़का है, नहीं मतलब ये बूझो ही है मान लो, और इसने एक रस्सी पकड़ी हुई है और ये है स्टोन। अब इसने इसको घुमाना स्टार्ट करा है ऐसे गोले से, स्टोन घूम रहा है, तो ये रस्सी से लेके स्टोन तक की जो दूरी है ये एक समान होगी, ठीक है। अब देखो ये था पेंडुलम, और ये है अपनी जो मंदिरों में घंटी होती है, तो वो भी इसी प्रकार से बजती है पेंडुलम की तरीके से। गिटार की स्ट्रिंग और तबला, ये सारे ही पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है, और सबसे आसान ये झूले वाला। पीरियोडिक मोशन में होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट रिपीट करता है अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यही होता है पीरियोडिक मोशन। डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? जो एक्टिविटी 5 में हमने स्विंग मशीन की बात की थी, आपने देखा है सिलाई मशीन को कभी? You must have observed that it remains at the same location while any point on its wheel moving with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? देखो अब ये जो सिलाई मशीन है ये मूव करती है, ये मोशन में होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो ये खुद तो एक कमरे से दूसरे कमरे में उठ के जाती नहीं है, अपनी जगह नहीं चेंज करती, लेकिन सिलाई मशीन में एक सुई लगी रहती है ऐसे नीचे की तरफ, और जब कोई अपने पैरों की मदद से सिलाई मशीन के जो व्हीकल्स हैं उनको चलाता है, सॉरी व्हील्स हैं जो सिलाई मशीन के उनको चलाता है, तो ये व्हील्स भी रोटेट करते हैं, मोशन होता है व्हील्स में, और सुई भी नीचे ऊपर होती है और कपड़ा सिलता जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो नीडल है वो पीरियोडिक मोशन में, क्योंकि एक फिक्स टाइम के बाद नीडल ऊपर नीचे हो रही है। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग द ग्राउंड? क्या आपने देखा है कि बॉल का क्या मोशन होता है ग्राउंड के अलोंग? Ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along with the ground. Thus, ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational ball motion. तो ये जो जब हम बॉल को रोटेट करते हैं या रोल करते हैं ग्राउंड पे, तो उसके अंदर दो मोशन होते हैं। एक तो रोटेशनल, क्योंकि गोल गोल घूम के बॉल जा रही है, और सीधी सीधी भी जाती है ग्राउंड पे, तो इसलिए रेक्टिलिनियर मोशन। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगोज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आप और कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा मोशंस होते हों? वी डिड many measurement activities and discussed some kinds of motions. We saw that motion is a change in the position of an object with time. हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी थी अभी, किससे रिलेटेड? मोशन से रिलेटेड। और हमने देखा कि मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द चेंज इन इट्स पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। और क्या किसी चेंज आया है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, वो हम डिस्टेंस को मेजर करके पता लगा सकते हैं। एंड दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी मोशन तेज है या स्लो है, ठीक है। जैसे कि एक स्नेल होता है जो ग्राउंड पे चलता है, उसका मूवमेंट हमें पता पड़ जाता है। बटरफ्लाई का पता पड़ जाता है, ठीक है, कि वो एक फूल से दूसरे फूल में जाती है। नदियां बह रही हैं, उनका मोशन पता चल रहा है। एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, या फिर मून जो होता है वो भी तो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, उसका हमें पता पड़ता है कितने दिन में करता है एक चक्र पूरा। ब्लड हमारे बॉडीज में घूम रहा है। तो हमारे जो संसार है ना, ये हमारा वर्ल्ड है पूरा, हमारे यूनिवर्स में हर जगह कहीं ना कहीं मोशन हो रहा है, हर जगह। तो उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। आई होप आपको भी इस चैप्टर से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर को पसंद करते हो तो लाइक ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। फिजिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर मैंने आपको समझाए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।